in economy section, when we see, then there are very basic concepts, some of the, अगर हम अर्थव्यवस्था के पार्ट पे जाएं तो कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और मैं तो कहती हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट्स तो ऐसी हैं जो एरा बना रही हैं, एंड मैनी ऑफ यू या ऑल ऑफ अस डेवलप्ड विद दिस एरा, एंड स्पेशली युवा पीढ़ी, जो यूथ पीढ़ी है वो उसी के साथ बढ़ी हुई है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ LPG। आपकी जो युवा पीढ़ी उसके साथ बढ़ी है वो कॉन्सेप्ट LPG है। LPG डज नॉट मीन द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से नहीं है। LPG मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ये तीनों, ये हमारा 1991 में हमने स्टार्ट किया था, तो ये क्वेश्चन भी आता है। बल्कि ये वो समय था, देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस वाज देयर। ये वो समय था जब बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट चल रहा था। सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस वाज देयर, आर्थिक संकट चल रहा था। इन इंडिया देयर वाज आल्सो इकोनॉमिक क्राइसिस, हमारे पास भी इकोनॉमिक क्राइसिस थी, आर्थिक संकट था। जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, इन इंडिया देयर वाज लैक ऑफ कैपिटल एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत में कैपिटल नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पूंजी नहीं थी। सो वी आर नॉट इन पोजिशन टू हैव प्रोडक्शन टू मीट अप द डिमांड। अतः हम प्रोडक्शन और डिमांड पूरी करने की स्थिति में नहीं थे। वाइल इन वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप और अमेरिका में, देयर वॉज ए कैपिटल, देयर वॉज ए टेक्नोलॉजी, बट देयर वॉज नॉट द डिमांड। उनके पास पूंजी थी, उनके पास तकनीक थी, लेकिन मांग नहीं थी। सो दे वॉन्टेड टू क्रिएट द डिमांड, वो मांग क्रिएट करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू क्रिएट द डिमांड, मांग क्रिएट करना चाहते थे, सो दैट by making use of their capital and technology, they may double their income, they may increase their profit, they may utilize their capital, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ताकि वो अपनी पूंजी और तकनीक का प्रयोग करके अपना लाभ कमा सके, मुनाफा कमा सके, पूंजी को बढ़ा सके। और हमारा संकट क्या था कि अब आप सोचिए कि हमारे पास पूंजी नहीं है, तकनीक नहीं है, डिमांड है। उनके पास डिमांड है, डिमांड नहीं है, पूंजी और तकनीक है, तो दोनों की ज़रूरतें मिल गई ना। अब ज़रूरतें मिल गई, सो इन इंडिया देयर वाज स्टार्टेड LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। एट दैट टाइम नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर। उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, एंड मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर, वो उस समय वित्त मंत्री थे। फिर अब इनके मीनिंग क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन पे जाएंगे, उदारीकरण पे जाएंगे। अगर आप किताबें ढूंढेंगे और पढ़ेंगे तो आपको बड़ी टेक्निकल डेफिनीशन मिलेगी। देखिए, टेक्निकल डेफिनीशन तो बहुत आती नहीं है, हम लोग बाद में जाएंगे, बट इफ़ यू वांट टू लर्न इट, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं बिल्कुल लेमैन की तरह, बिल्कुल बेसिक, आई नो इट कि मैनी ऑफ यू हैविंग द फोबिया विद इकोनॉमी, मुझे मालूम है कि बहुत सारे आप ऐसे लोगों में इकोनॉमी का फोबिया भी होता है। तो आप एक लेमैन की तरह सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट की तरह सीखना चाहते हैं, तो जब हम LPG में लिबरलाइजेशन को लेंगे, उदारीकरण को लेंगे, तो जो कंटेंट हमारे सामने आता है वो क्या आता है? लिबरलाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। चार्ट क्या है कि देयर वन इज रिजिड इकोनॉमी, एक रिजिड इकोनॉमी यानी लिखित कठोर अर्थव्यवस्था, सेकेंड इज लिबरल इकोनॉमी। ये कंपैरेटिव चार्ट है, एक कठोर अर्थव्यवस्था और एक उदार अर्थव्यवस्था, रिजिड इकोनॉमी
एंड लिबरल इकोनॉमी। तो कठोर अर्थव्यवस्था, उदार अर्थव्यवस्था। अब हम मीनिंग क्या लेते हैं? रिजिड इकोनॉमी मीन्स मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। जहाँ कठोर अर्थव्यवस्था होगी वहाँ पर सरकार का अधिकतम नियंत्रण होगा, आर्थिक गतिविधियों पर अधिकतम नियंत्रण होगा। तो रिजिड इकोनॉमी, देयर शैल बी मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का अधिकतम नियंत्रण होगा। एंड लिबरल इकोनॉमी, देयर शैल बी मैक्सिमम कंट्रोल, मिनिमम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। जबकि उदारवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होगा। ऐसे इसको एक बड़े इजी एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप देखें कि दो सेट हैं पेरेंट्स के या गार्जियन है। वन गार्जियन आर हैविंग सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर चिल्ड्रन। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो, या एक पेरेंट ऐसे हैं जिनका अपने माता पिता पर बड़ा मतलब माता पिता का अपने बच्चों पर बड़ा नियंत्रण है। नॉट टू डू सो, नॉट टू डू दिस, ये मत करो, वो मत करो, नॉट टू गो देयर, नॉट टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू, कुछ नया मत स्टार्ट करो। एंड इफ़ दे वांटेड टू स्टार्ट, जब वो कुछ करना चाहते हैं, दे हैव टू टेक परमिशन, उन्हें अनुमति लेनी होगी। एंड मैनी टाइम्स परमिशन नॉट गिवन, परमिशन मिलेगी नहीं, ये तमाम सारा कर। और एक वो पेरेंट्स होते हैं, दे डू नॉट हैविंग कंट्रोल देयर, जिनका अपने बच्चों पर, ठीक है, जो तुम्हारा मन आए करो, उनके ऊपर रोक टोक नहीं है, इजी है। अब आप देखिए कि जो दोनों सेटअप पेरेंट्स, आप क्या कहेंगे? जो बाद वाला है दे आर द लिबरल वन, मॉडरेट, और जो पहले वाले हैं वो रिजिड, कठोर, जस्ट सिमिलर टू इकोनॉमी। जहाँ रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं, कंट्रोल ज़्यादा है, प्रतिबंध ज़्यादा है, वो कठोर है, और जहाँ ये नियंत्रण कम से कम है वो उदार है। अब हाउ दिस कंट्रोल एंड डी कंट्रोल इज अराइजेस। अब ये नियंत्रण और गैर नियंत्रण आता कैसे है? हाउ दिस कंट्रोल एंड डी कंट्रोल इज अराइजेस, ये कैसे आता है? सो कंट्रोलिंग डिवाइसेस, जो कंट्रोलिंग डिवाइसेस, सम ऑफ द प्रोमिनेंट, कुछ प्रमुख, जैसे पहला अगर हम ये देखें चार्ट में, मैक्सिमम लाइसेंसिंग। जब रिजिड इकोनॉमी होती है, कठोर अर्थव्यवस्था होती है, मैक्सिमम लाइसेंसिंग, अधिकतम लाइसेंसिंग, यानी कि जो मैक्सिमम बिजनेस है, कोई भी आप नया काम करना चाहते हैं, वेंचर करना चाहते हैं, तो यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू स्टार्ट द वर्क। आपको काम करने के लिए, आपको शॉप खोलनी है, आपको लाइसेंस चाहिए, आपको बिजली बनानी है, आपको लाइसेंस चाहिए, आपको कोई बिजनेस करना है, आपको लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंसिंग। लेकिन जब उदार अर्थव्यवस्था होती है तो मिनिमम लाइसेंस, न्यूनतम। और आप देखिए कि बिफोर स्टार्टिंग एलपीजी एरा इन 1991, जब हम उदारीकरण के युग का प्रारंभ करते हैं, तो उससे पहले इन द एरा ऑफ एलपीजी बिफोर 1991, आपको मतलब देयर वाज मोर देन 400 सेक्टर्स फॉर विच द लाइसेंस वाज नीडेड टू स्टार्ट एनी वर्किंग। 400 से ज़्यादा ऐसे क्षेत्र थे जिनमें काम करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता था। बट नाउ ग्रेजुअली एट प्रेजेंट अप्रॉक्स देयर आर अप्रॉक्स 6-7 सेक्टर्स फॉर विच द लाइसेंस इज नीडेड टू डू वर्क। इस समय 6-7 सेक्टर्स बचे हैं जिनमें काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए। जैसे इफ़ यू वांट टू ओपन द अल्कोहल शॉप्स, शराब दुकान के लिए, केमिकल, केमिस्ट, दवा, इस तरह से इसके लिए लाइसेंस चाहिए। प्लस आपको एविएशन, हवाई सेवाएं चलानी है, फ़ोन सर्विसेज देनी है, लाइसेंस इज़ नीडेड। माइनिंग, खनन आपको चाहिए, यानी जो खदानें, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। बल्कि आप अक्सर सुनिए, आप अखबार में पढ़ते हैं देयर इज़ इलीगल माइनिंग, आप सुनते हैं ना, अवैध खनन, इलीगल माइनिंग। बल्कि आप देखिए एक आईपीएस थे, मार दिए गए थे एमपी में, इलीगल माइनिंग रोक रहे थे।
एक दुर्गा शक्ति नागपाल यूपी में थी, उनका सस्पेंशन हुआ था, फिर उन्होंने प्रतिनियुक्ति ले ली केंद्र में। इलीगल माइनिंग, अभी जो पुराने मंत्री हैं एक उन पे केस चल रहा है, कुछ आईएएस पे केस चल रहा है। इलीगल माइनिंग क्यों? लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस जिस कंपनी के पास है, जिस क्वांटिटी का लाइसेंस है उतनी क्वांटिटी का ही माइनिंग कर सकते हैं। तो ये लाइसेंसिंग प्लस आपका बैंक खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए। कोई भी नया बैंक खोलते हैं, इंश्योरेंस बैंक और बीमा, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। प्लस एक आपका बैंक बीमा हो गया, माइनिंग हो गया, और आर्म्स, अगर आपको शस्त्र खरीदने बेचने हैं, फॉर आर्म्स ट्रेडिंग लाइसेंस इज नीडेड। ये सब बड़े बेसिक सेक्टर हैं जिनके लिए लाइसेंस चाहिए। जबकि अभी हमारा और बहुत सारी, जैसे शुगर मिल है, इलेक्ट्रिसिटी वाला है, बहुत सारी चीज़ें अब लाइसेंस नहीं चाहिए, पहले चाहिए होती थी। तो ये आपका आ गया। इसी में जैसे दूसरा है नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। व्हेन रिजिड इकोनॉमी इज देयर देन मैक्सिमम नेशनलाइजेशन। जब कठोर अर्थव्यवस्था होती है तो अधिकतम राष्ट्रीयकरण होता है। नेशनलाइजेशन मीन्स द कंट्रोल, ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ओवर फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन यूनिट्स। कंट्रोल या नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण से मतलब है कि आर्थिक उत्पादन पर, उद्योगों पर सरकार का अधिकतम नियंत्रण। आर्थिक उद्योगों पर, उत्पादन पर सरकार का अधिकतम नियंत्रण, ये आपका राष्ट्रीयकरण कहलाता है, नेशनलाइजेशन कहलाता है। और प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट ओनरशिप, इंडिविजुअल ओनरशिप, निजीकरण यानी निजी स्वामित्व। तो इन प्री 91 एरा, 91 से पहले जो ओनरशिप थी वो प्राइवेट ओनरशिप थी, मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप ज़्यादा थी। जैसे अभी हम देख रहे हैं एसआर का, और तमाम पेट्रोल पंप्स हो गए, फ़ोन प्राइवेट कंपनीज दे रही हैं, इस तरह से बहुत सारा प्रोडक्शन। और अब तो ट्रेन प्राइवेट सेक्टर में चलाने की बात हो रही है, जबकि 91 से पहले सब कुछ केवल गवर्नमेंट के उसमें था। अब आप देखिए बहुत रेयर कोई सेक्टर है जो बचा हो जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है। और गवर्नमेंट धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, विनिवेश कर रही है। डिसइन्वेस्ट का मतलब कि गवर्नमेंट हैज़ टू विथड्रॉ देयर शेयर इन एनी इंडस्ट्री। विनिवेश का मतलब है सरकार किसी उद्योग में अपनी हिस्सेदारी को कम कर रही है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो ये आपने देखा कि नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ये आया। इसी तरह नेक्स्ट है आपका आता है कि टैक्स, कस्टम ड्यूटी। व्हेन रिजिड इकोनॉमी इज देयर देन मैक्सिमम कस्टम ड्यूटी इज देयर। जब कठोर अर्थव्यवस्था होती है तो अधिकतम कर होता है, सीमा शुल्क होता है। यानी हम आयात को प्रमोट नहीं करते, आयात पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। और जब लिबरल इकोनॉमी होती है तो बल्कि फ्री ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, हम नॉमिनल टैक्सेस देते हैं। जैसे अब अगर हम देखें 80-90 में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी, खासतौर से कलर पिक्चर ट्यूब वगैरह, आप देखिए 80 के दशक में, 90 के दशक में, तो ये जापान और वहाँ से आती थी पहले। जब हमारा कलर टीवी शुरू हुआ है तो कितनी स्मगलिंग होती थी उसकी, क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा था। 6 times टैक्स वॉज फॉर दीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सपोज आपने $100 की कोई चीज़ मंगाई बाहर से, तो यू हैव टू पे $600 एज ए टैक्स। आपने $1,00,000 की चीज़ मंगाई, आपको $6,00,000 टैक्स देना है। इसीलिए स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग मतलब a thing has to transaction without paying the taxes। तस्करी का मतलब बिना कर अदा किए हम चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए। तो ये आपने देखा कि जो फीचर्स हैं रिजिड इकोनॉमी और इसमें मैक्सिमम लाइसेंसिंग, मिनिमम लाइसेंसिंग, नेशनलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन, अधिकतम कस्टम ड्यूटी, मिनिमम कस्टम ड्यूटी। अब तो हम बहुत चीज़ों में जीरो ड्यूटी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह इस पे हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। फॉरेन, जब रिजिड इकोनॉमी होती है तो रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध होता है। और जब प्राइवेट इकोनॉमी, जब लिबरल इकोनॉमी होती है तो प्रमोशन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश प्रोत्साहित होता है। और इसी तरह जब नॉन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी, जब रिजर्व इकोनॉमी होती है तो मुद्रा अपरिवर्तनीय होती है, नॉन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी। और जब लिबरल इकोनॉमी होती है तो कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी आ जाती है, पूर्ण परिवर्तनीयता आ जाती है। अब व्हाट डज मीन बाय दिस कन्वर्टिबिलिटी? यहाँ पे नॉन कन्वर्टिबिलिटी से क्या मतलब है, अपरिवर्तनीयता से क्या मतलब है? नॉन कन्वर्टिबिलिटी या अपरिवर्तनीयता से मतलब है कि वी कैन एक्सचेंज करेंसी of one country from other currency through the rates decided by government and through government offices only. मुद्रा की अपरिवर्तनीयता से मतलब है कि हम एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से सरकार द्वारा निर्धारित दरों और सरकारी कार्यालय से ही कर सकते हैं। ये नॉन कन्वर्टिबिलिटी है। समझ में आया? कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है, पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब है कि वी कैन एक्सचेंज वन करेंसी फ्रॉम अदर करेंसी फ्रॉम एनी ईयर ऑन एनी रेट्स फ्रॉम द मार्केट। एक करेंसी को हम दूसरे करेंसी से कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, जो भी रेट मिले। जैसे रिसेंटली इन लास्ट जून वी विजिटेड टू यूरोप, जैसे हम लास्ट जून में यूरोप में गए तो देयर वाज ए ग्रुप ऑफ पीपल, हमारे साथ और लोग भी थे, हम 40 लोग थे, वी वर द 40 पीपल। तो अब जैसे इन यूरोपियन कंट्रीज यूरो वॉज देयर, तो हम यहाँ से यूरो चेंज करा के ले गए, बट हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यूरो चेंज करा रहे थे। वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स में हो भी रहा था एक्सचेंज। तो जैसे कहीं किसी को 82 रुपीज़ में एक यूरो मिला, एक दूसरी शॉप में अगले 2-3 दिन बाद हमें 83 रुपीज़ में मिला। तो जो मार्केट डिमांड और सप्लाई के आधार पे ये कहीं जहाँ से जिस रेट में मिल गया उस रेट में ले लिया। तो ये कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी होती है। समझ में आया? मुद्रा की अपरिवर्तनीयता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज विद रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हुए एलपीजी।